मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज देखते हैं निर्भरता का सिद्धांत, डिपेंडेंस थ्योरी या थ्योरी ऑफ डिपेंडेंसी। निर्भरता क्या है? दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है। कोई भी राष्ट्र पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। सब कोई एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पुत्र पिता पर निर्भर होता है, पत्नी पति पर निर्भर होती है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर निर्भर होता है, एक गांव दूसरे गांव पर निर्भर होता है। दुनिया के सभी देश एक दूसरे पर निर्भर हैं और इसी निर्भरता के अधीन रहते हुए प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक राष्ट्र प्रगति के पथ पर हमेशा चलते रहता है। तो ये निर्भरता का सिद्धांत, इसके समर्थकों में, इसके विचारकों में सैंडर्स, स्टुअर्ट हॉलैंड, पॉल बरान, स्वीगी, एंडिल गुंटर फ्रैंक, वाल्टर स्टेन आदि विचारकों ने, आदि वैज्ञानिकों ने इस विषय पर चिंतन मनन किया है, अध्ययन किया है, शोध किया है और अपने विचारों को रखा है। वस्तुतः 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक आयोग बनाया और आयोग को यह जिम्मेदारी दी कि वह लैटिन अमेरिका के उन देशों की स्थिति का अध्ययन करे जो स्वतंत्रता तो पहले से प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन अभी तक वे प्रगति के मार्ग में शामिल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। अभी तक वो अपनी प्रगति क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इनके पिछड़ेपन का कारण क्या है। इस उद्देश्य से यूनाइटेड नेशंस ने एक आयोग बनाया। देखिए, एशिया के अधिकांश देश 1947 में भारत की आजादी के बाद एक एक करके स्वतंत्र होने लगे। अफ्रीका में यह स्वतंत्रता की लौ 1950 के बाद शुरू हुई, जबकि लैटिन अमेरिका के देश 1824 से लेकर के 1850 के आसपास तक प्रायः सभी देश एक एक करके स्वतंत्र हो गए। तो लैटिन अमेरिका, अब बाकी कौन देश बचे? विकसित देश बचे, साम्राज्यवादी और पूंजीवादी देश बचे। तो साम्राज्यवादी और पूंजीवादी देशों ने तो पहले से प्रगति कर लिया था, लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन लैटिन अमेरिका के देश, दक्षिण अमेरिका के देश प्रगति की राह को अभी तक पकड़ नहीं पाए थे, अभी तक वो पिछड़े हुए थे। तो इसका अध्ययन करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने एक आयोग बनाया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिया कि इनके पिछड़ेपन का कारण मूलतः यह है कि ये देश प्रगति के मार्ग में बहुत देर से आए, बहुत देर में आए, और जबकि दूसरे देश, विकसित देश अपना विकास कर चुके थे, ये प्रगति के मार्ग में देर से आए और इस कारण से ये प्रगति अभी तक अपना अच्छी तरह से नहीं कर पाए हैं। इस बीच दो प्रकार का दृष्टिकोण सामने आया। एक था उदारवादी दृष्टिकोण और दूसरा था मार्क्सवादी दृष्टिकोण। उदारवादी समर्थकों का, उदारवादी विचारकों का कहना था कि इनके शोषण का कारण यह है कि ये तो एक तो विलंब से प्रवेश किया उन्होंने प्रगति के मार्ग में, दूसरा संसाधनों का प्रभाव निर्धन से अमीर देशों की होता रहा। ये जितने भी लैटिन अमेरिका के देश, अफ्रीका के देश, एशिया के देश हैं, यहां पर प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है। प्राकृतिक संसाधन हैं, लेकिन इन प्राकृतिक संसाधनों का पूरा प्रभाव अमीर देशों की ओर है। यदि ये देश अपने संसाधनों का उपयोग अपने देश के विकास के लिए करते तो निश्चित रूप से इन देशों की प्रगति हो जाती, ये देश भी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ जाते। लेकिन इस प्रकार की स्थिति यह है कि ये देश अभी तक अपनी संसाधनों का समुचित प्रयोग करना सीख नहीं पाए हैं और परिणाम यह हो रहा है कि अधिक धनी देश होते जा रहे हैं और गरीब देश अधिक गरीब होते जा रहे हैं। जबकि मार्क्सवादी विचारकों का यह सोचना था, यह कहना था कि ये जो
गरीब देश अमीर देशों पर निर्भर होते जा रहे हैं लगातार, इसका मूल कारण यह नहीं है कि इन देशों में किसी प्रकार की कमी है, अपितु कारण क्या है? तो मार्क्सवादी विचारक कहते हैं इसका मूल कारण है कच्चा माल यहां पर आसानी से और बिल्कुल सस्ते कीमत पर उपलब्ध हो रहा है, यहां पर सस्ता श्रम भी उपलब्ध है। तो ये विकसित देश क्या करते हैं? कच्चा माल मिट्टी के मोल ले जाते हैं, यहां के लोगों को अपने देश में ला करके अपने देश में इनको स्थापित करके इनसे कम कीमत दे करके इनसे ज्यादा से ज्यादा काम लेते हैं। क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, जो काम भारत में 100 रुपए में हो जाता है, अमेरिका में वही काम 1000 या 10,000 रुपए में होगा। तो भारत में श्रम सस्ता है। इसी प्रकार से दुनिया के जितने भी विकासशील देश हैं, अविकसित देश हैं, इन देशों में श्रम सस्ता है और सस्ता श्रम होने के कारण ये विकसित देश इसका पूरा फायदा उठाते हैं। तो यहां पर कच्चा माल मिट्टी के मोल ले जाते हैं और यहां से लोगों को श्रमिकों के रूप में अपने देश में ले जाकर के शिफ्ट कर देते हैं। और फिर इन देशों में, इन विकासशील देशों में, अविकसित देशों में या जिन देशों का विकास कम हुआ है, ऐसे देशों में तकनीक पुरानी है और तकनीक पुरानी होने के कारण ये किसी भी चीज का उत्पादन सस्ते कीमत पर नहीं कर सकते। ये उत्पादन करते भी हैं तो बहुत ज्यादा महंगा होता है, इस कारण से ये अपना विकास नहीं कर पाए हैं। और फिर इन देशों में जो भी संपन्नता आई है, जो भी विकास हो रहा है, इसका पूरा लाभ केवल समाज के एक वर्ग अर्थात उच्च वर्ग को ही प्राप्त हो रहा है। इसलिए विभिन्न राष्ट्र अभी तक अपनी प्रगति, अपना विकास अच्छी तरह से नहीं कर पाए हैं और वो अभी भी पिछड़े हुए हैं। अब देखें इसके कारण को, इसी कारण को हम देख लेते हैं। सबसे पहले है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रों में पारस्परिक निर्भरता में वृद्धि हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले कई राष्ट्र कई मायनों में आत्मनिर्भर हुआ करते थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसी भू राजनीतिक परिस्थितियां परिवर्तित हुई, विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे पर ज्यादा निर्भर होने लगे, क्योंकि दुनिया के ऐसे अनेक राष्ट्र हैं जो अपनी आवश्यकताओं की सभी प्रकार की चीजों का उत्पादन नहीं कर पाते। जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड में पूरी दुनिया में उसका साम्राज्य फैला हुआ था, लेकिन कभी भी इंग्लैंड अन्न के मामले में, अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो पाया, क्योंकि इंग्लैंड आत्मनिर्भर तब होता अनाज के मामले में जब उसके देश में पर्याप्त भूमि के लायक क्षेत्र हो, लेकिन उसके पास खेती करने के लिए जगह नहीं है, कैसे करके वो अपना आत्मनिर्भर होगा। इसी प्रकार से भारत में भी कहिए कि 1980 तक, 70-80 तक भारत भी अन्न के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर था। जब हरित क्रांति हुई, धीरे धीरे करके भारत ने अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर होना प्रारंभ किया। तो दुनिया के विभिन्न देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दूसरे देशों पर निर्भर होने लगे हैं। अमेरिका इतना संपन्न होने के बावजूद भी पेट्रोल के मामले में वह दूसरे देशों पर निर्भर है। इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में भी वह दूसरे देशों पर, जापान जैसे देशों पर निर्भर है। जापान भी अन्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है, वह भी दूसरे देशों से मंगाता है राशन, तब जाकर के वहां के लोग खाना खा पाते हैं। तो दुनिया के विभिन्न देश अनेक मामलों में एक दूसरे पर निर्भर होते जा रहे हैं, और इस कारण से भी जो देश विकास के मार्ग में पीछे से प्रवेश किए, जो देश अपना विकास नहीं कर पाए हैं, वो अपना विकास नहीं कर सके हैं। दूसरा है राष्ट्र निर्माण की समस्या। इन विभिन्न देशों में पहले पूंजीवादी देशों का शासन था, यह साम्राज्यवाद के चंगुल में थे। जब इनको स्वतंत्रता मिली भी तो इन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिल पाई। जैसे भारत 1947 में पराधीनता से मुक्त तो हो गया, लेकिन अंग्रेज जिस स्थिति में भारत को छोड़कर गए थे, पूरा निचोड़ कर गए थे, कुछ भी नहीं बचा था। तो स्वाभाविक है राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन आर्थिक पराधीनता लंबे समय तक बनी रही। दुनिया के सभी विकसित विकासशील देश, अल्प विकसित देश
इन सभी देशों की स्थिति न्यूनाधिक इसी प्रकार की है। तीसरा है, इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता रही है। देखिए, कोई भी देश प्रगति के पथ पर तब जाकर के तीव्र गति से जा सकता है, दौड़ सकता है, जब वहां पर राजनीतिक स्थिरता हो, संविधानवाद हो, समय पर चुनाव हो। यदि मान लीजिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था है तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही हो, किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, निश्चित समय पर चुनाव होते हों, चुनाव के बाद सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से होता हो और सब काम व्यवस्थित ढंग से होता हो, तब वहां पर राजनीतिक स्थिरता आती है। और यदि राजनीतिक स्थिरता है तो आर्थिक स्वायत्तता भी धीरे धीरे करके प्राप्त होगी। और जब तक राजनीतिक स्थिरता नहीं होगी तब तक देश विकास नहीं कर सकता, क्योंकि राजनीतिक और आर्थिक दोनों चीजें एक दूसरे से मिली हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और कई बार राजनीतिक व्यवस्था आर्थिक तंत्र को नियंत्रित करती है तो आर्थिक व्यवस्था भी राजनीतिक तंत्र को प्रभावित करती है। दोनों किसी से कम नहीं है, एक तरफ राजनीति है, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था है। तो इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता रही, कोई भी व्यवस्था इन देशों में स्थायी होकर के चल नहीं पाई। अधिकांश देशों में आप अफ्रीका के 50 देशों को देख लीजिए, लैटिन अमेरिका के कई देशों को देख लीजिए, एशिया के कई देशों को देख लीजिए, यही स्थिति न्यूनाधिक इन देशों में बनी रही। फिर भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहें। दुनिया के विकासशील देश इतना ज्यादा भ्रष्टाचार से लिप्त है कि भ्रष्टाचार के कारण ये देश बर्बाद हो रहे हैं। आज पाकिस्तान में क्या स्थिति है, भुखमरी की स्थिति आ गई है। अभी पता चल रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट 60-65 रुपए होने वाला है। पाकिस्तान में पर यूनिट बिजली चार्ज 65 रुपए सरकार लेने वाली है। सोचिए कि बिजली के बारे में स्थिति क्या है। अभी थोड़े दिन पहले पता चल रहा था कि लोग आटा के लिए किस प्रकार से दौड़ भाग कर रहे थे। 250-300 रुपए में 1 किलो आटा मिल रहा था। गरीबी है, राशन की कमी है, लेकिन क्या हम ये माने कि पूरा का पूरा पाकिस्तान गरीबी से जूझ रहा है? नहीं, वहां पर संपन्न वर्ग है जो ऐश कर रहा है। यह संपन्नता कैसे आई? एक भ्रष्टाचार से, दूसरा व्यापार से। वहां पर जितने भी बड़े बड़े उच्च अधिकारी हैं सब संपन्न हैं। किसके मार्ग से? भ्रष्टाचार के मार्ग से। जब तक देश में भ्रष्टाचार नहीं होगा तब तक ये कम से कम राजनीतिक नेता, सरकारी अधिकारी संपन्न नहीं हो सकते। तो भ्रष्टाचार के कारण ये ज्यादा संपन्न होते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान का पूरा समाज 2 भागों में स्पष्ट बटा हुआ है, एक संपन्न वर्ग, दूसरा विपन्न वर्ग। संपन्न वर्ग तो अभी भी ऐश कर रहा है, विपन्न वर्ग विपन्न वर्ग के सामने रोजी रोटी की समस्या आ गई है। तो भ्रष्टाचार इन देशों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा प्रशासनिक असफलता, यहां पर प्रशासन असफल हो रहा है। कोई भी काम यदि प्रशासन करता है उसमें वह असफल लगातार होते जा रहा है। इस कारण से भी इन देशों की स्थिति खराब है। और चौथा है, 1970 के बाद सुधार तो हुआ है, लेकिन फिर भी इन देशों में लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। दुनिया का हर देश किसी न किसी प्रकार की समस्या से हमेशा 2-4 होते रहता है। दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर समस्याएं ना हो। समस्याएं सभी जगह हैं, लेकिन विकासशील देशों में, अल्प विकसित देशों में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। और इन समस्याओं का समाधान सरकारें, समाज नहीं कर पा रही है। अब 1963 में जॉन फ्रीडमैन ने केंद्र परिधि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। केंद्र परिधि सिद्धांत क्या है? यह 3 इकाइयों को लेता है। एक केंद्र, दूसरा समपरिधि, तीसरा परिधि। जैसे हम एक वृत्त को लेते हैं, वृत्त मतलब केंद्र हुआ, वृत्त का केंद्र मतलब सेंटर हुआ, और उसके चारों तरफ का क्षेत्र परिधि कहलाता है। और फिर आगे चलकर के इसमें समपरिधि जोड़ा गया। केंद्र और परिधि के बीच समपरिधि की स्थिति आती है। ये देखिए, ये बिंदु जो है केंद्र है, और इसके बाद जो पहला घेरा है वह समपरिधि
का क्षेत्र है और आखिरी गोला जो है वह पूरा परिधि के क्षेत्र का है। क्या है ये? जॉन फ्रीडमैन कहता है कि पूरी दुनिया को 3 भागों में बांट सकते हैं। कैसे? पहला है केंद्र। केंद्र में वे राष्ट्र आते हैं जो अपना विकास कर चुके हैं, जो अपना विकास कर चुके हैं। इन देशों की उच्च तकनीक है, उच्च स्तर की तकनीकी है। परिणाम स्वरूप वे चीजों का उत्पादन बहुत सस्ते कीमत पर करते हैं, कम लागत पर वे चीजों का उत्पादन करते हैं। ये राष्ट्र, मतलब केंद्र में जो राष्ट्र हैं, ये कच्चा माल मिट्टी के भाव खरीदते हैं और उसी चीज को तैयार करके उन देशों को, जिन देशों से ये सामान कच्चा माल प्राप्त करते हैं, उन देशों को उससे 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना ज्यादा दाम से बेचते हैं। केंद्र इनकी इसी प्रकार से इनका व्यापार चलता है। कच्चा माल मिट्टी के मोल लो, उस पर माल तैयार करो, ऊंची अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप उसका माल तैयार करिए, सामान बनाइए, उत्पादन करिए और उसी उत्पादित चीज को उन्हीं देशों में बेचिए जहां से आप कच्चा माल प्राप्त करते हैं। मतलब 5 रुपए में खरीदिए, 500 रुपए में बेचिए। ये टेक्नोलॉजी इन केंद्र के अंतर्गत आने वाले देशों की है। इन देशों के कारण क्या होता है कि ये देश अपने लोगों को, अपने अधिकारियों को उच्च वेतन पर रखते हैं। यहां पर काम करने वाले हर व्यक्ति, जो चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, उनको उच्च वेतन मिलता है और इनका जीवन स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है। और कच्चा माल आयात करते हैं, तैयार माल का निर्यात करते हैं और उसी से इनका पूरा काम चलता है, पूरा व्यवहार, पूरा व्यापार इसी के आधार पर इनका चलता है। और इन देशों में इतनी संपन्नता है कि वे जन कल्याण की योजनाएं जो भी बनाते हैं, ईमानदारी से वो लागू भी हो जाता है। तो ये केंद्र हमेशा अपनी स्थिति को यथावत बनाए रखना चाहते हैं। जबकि परिधि के अंतर्गत जो किनारे राष्ट्र हैं, उनकी स्थिति क्या है? उनकी स्थिति है, यहां पर तकनीक पुरानी है, पुरानी तकनीक, और फिर यहां पर निम्न वेतन है, सस्ता श्रम है, बिल्कुल ठीक है, उसके विपरीत, और अप्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक विफलताएं देखी जा सकती हैं। दुनिया के जितने भी विकासशील देश हैं, इन देशों के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण क्या है? यहां पर तकनीक पुरानी है, हाथों से काम ज्यादा होता है, मशीन से काम कम होता है। यहां पर वेतन भी कम होता है, यहां पर श्रमिक भी सस्ते कीमत पर, सस्ते दर पर मिल जाते हैं। और जब सस्ते दर पर हमको श्रमिक मिलेंगे, निश्चित रूप से वो श्रमिक वर्ग कभी भी अपना विकास अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। यहां पर जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, ये प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं कब के समाप्त हो चुकी हैं और यहां पर की जो नई शासन व्यवस्थाएं स्थापित हो रही हैं, ये भी समय समय पर बदलती रहती हैं। राजनीतिक अस्थिरता है, परिणाम स्वरूप प्रशासनिक भी असफलता देखने को मिलती है। तो ये केंद्र और परिधि। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र हमेशा परिधि में रहने वाले राष्ट्रों को उसी स्थिति में बनाए रखना चाहता है, क्योंकि परिधि से केंद्र को कच्चा माल मिलता, संसाधन की प्राप्ति होती है। और परिधि जीवन यापन करने के लिए भी हमेशा केंद्र पर निर्भर रहती है। और समपरिधि की स्थिति थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, जैसे भारत की स्थिति समपरिधि के समान है। वह न तो पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर है और न ही पूरी तरह से विकसित देशों की श्रेणी में आ गया है। धीरे धीरे करके अपनी प्रगति कर रहा है। लेकिन जैसा पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, यहाँ की स्थिति बहुत ही खराब है। अफ्रीका के 50 देश है जहां पर की स्थिति बहुत ही खराब है। तो केंद्र, समपरिधि, परिधि। तो इसमें जॉन फ्रीडमैन ने कहा कि केंद्र परिधि का विकास रोकता है। जो केंद्र होता है परिधि के अंतर्गत रहने वाले, परिधि के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रों के विकास को रोकता है। क्यों? क्योंकि परिधि जब तक उस पर निर्भर रहेंगे तब तक केंद्र अच्छी तरह से अपना काम कर पाएगा। तो परिधि का होना केंद्र के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है।
और केंद्र चाहता है कि परिधि के राष्ट्रों की स्थिति इसी प्रकार से बनी रहे ताकि उन्हें कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में मिल सके। दूसरा, परिधि अधीनस्थ राष्ट्र बन जाते हैं। स्वाभाविक है, जो परिधि के अंतर्गत आने वाले राष्ट्र हैं, जो अल्प विकसित और अविकसित स्थिति में हैं, हमेशा ये केंद्र के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रों के अधीन बन जाते हैं। यही निर्भरता का सिद्धांत है, ये पराश्रयता का सिद्धांत है। इसी को निर्भरता का सिद्धांत कहते हैं कि अविकसित देश, अल्प विकसित देश अपने विकास के लिए, अपने कार्यों के लिए, अपने जीवन यापन के लिए संपन्न देशों के अधीन रह जाते हैं, उन पर ये आश्रित हो जाते हैं। जब तक वहां से इनको सामान नहीं मिलेगा अपना काम नहीं कर सकते। आज पाकिस्तान की हालत क्यों इतनी खराब है? यही कारण है कि पाकिस्तान में एक बार पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि अमेरिका से करोड़ों अरबों डॉलर ले चुका है अनुदान के नाम से, सहायता के नाम पर। वहां पर हर चीज आपको विदेशी मिलेंगी, इंपोर्टेड चीजें आपको मिलेंगी। वहां पर कारें, ऐसी ऐसी कारें आपको मिलेंगी, पहले मिलती थी कि जिसके बारे में सोच नहीं सकते थे। वहां पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी मंत्री विदेशी कारों में घुमा करते थे। तो एक बार पाकिस्तान से पत्रकार भारत आया श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में, तो श्रीमती इंदिरा गांधी एम्बेसडर में घुमा करती थी, एम्बेसडर में चला करती। तो उस जमाने में एम्बेसडर हुआ करता था। उस समय 1991 के पहले भारत में 2 या 3 प्रकार की कारें थी, एक एम्बेसडर, दूसरा फिएट और तीसरा प्रीमियर पद्मिनी। तो उस समय श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री के रूप में एम्बेसडर कार में चला करती थी। तो पाकिस्तान पत्रकार ने देखा, अरे इतने बड़े देश की प्रधानमंत्री डब्बे में घूम रही है। तो भारतीय पत्रकार ने कहा था, डब्बा है तो क्या हुआ, अपने देश का बनाया हुआ है, मेड इन इंडिया है, भारत में निर्मित है, हम किसी चीज के दूसरे पर निर्भर नहीं है। ये जो आज हम 50 प्रकार के मॉडल्स की गाड़ियां देखने को मिलती हैं, ये नई आर्थिक नीति के अपनाने के बाद की स्थिति है, 1991 के बाद की स्थिति है। इसलिए आज हम इतनी हर क्षेत्र में इतनी ज्यादा वैरायटीज दिख रहे हैं, लेकिन पहले बहुत लिमिटेड हुआ करती थी। बजाज स्कूटर हुआ करता था, जब तक आप उसको झुकाएंगे नहीं तब तक किक मारने से गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हुआ करता था। तो वो जमाना था। तो मतलब यह है कि ये राष्ट्र दूसरों के अधीन रहना शुरू कर देते हैं। भले ही इनको राजनीतिक स्वतंत्रता मिल जाती है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से हमेशा दूसरों पर निर्भर रहा करते हैं। तीसरा, अस्तित्व का संकट। इन अविकसित राष्ट्रों के सामने, विकासशील राष्ट्रों के सामने हमेशा अपने अस्तित्व का संकट बना रहता है। क्या पता कब कोई शक्तिशाली राष्ट्र इनकी स्वतंत्रता को खत्म कर देवे, इन्हें अपने क्षेत्र में मिला लेवे। ये हमेशा अस्तित्व का संकट बना रहता है। इसके अलावा ये अपने देश के अंदर भी अनेक प्रकार के विघटनकारी तत्व सक्रिय रहते हैं। इन विघटनकारी तत्वों से हमेशा इनका दो चार हमेशा होता रहता है, तो इनके सामने अस्तित्व का संकट भी होता है। और चौथी चीज, इन देशों में समस्याएं अधिक हैं और इन समस्याओं का निराकरण सरकारें नहीं कर पा रही हैं। परिणाम स्वरूप जनता में शासन के प्रति, शासन व्यवस्था के प्रति, शासकीय अधिकारियों के प्रति बहुत ज्यादा असंतोष होता है। और इसी असंतोष का कारण बनता है कि उस देश में क्रांतियां होती हैं और फिर एक कोई नया व्यक्ति आकर के शासन सत्ता को अपने हाथ में ले लेता है। ये केंद्र और परिधि का सिद्धांत है। और इन्हीं चीजों को हम फिर से रिपीट कर सकते हैं विशेषताओं के रूप में। सबसे पहले पूंजीवाद की प्रगति, पराश्रयता के सिद्धांत के कारण, निर्भरता के सिद्धांत के कारण पूंजीवाद लगातार अपनी प्रगति करता गया है। जैसे भारत में अंग्रेजों के आने के पहले ढाका में ऐसा मलमल बनता था कि माचिस के एक छोटे से डब्बे में उस पूरे मलमल को भर दीजिए लपेट करके, और जब आप खोलेंगे उससे आप एक हाथी को भी ढांक सकते हैं। इतना शानदार मलमल ढाका में तैयार हुआ करता था। अंग्रेज आए, इन्होंने उस तकनीक को बंद कर दिया। उस काम को करने वाले सब लोगों को मार डाला या जेल में डाल दिया या पूरी व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। यहां से कपास ले जाते थे,
सैकड़ों टन की संख्या में। वहां पर जाकर के अपने मैनचेस्टर और विभिन्न नगरों में जो बड़े बड़े क्लॉथ मिल्स हुआ करते थे, यहाँ पर कपड़ा बनाते थे, कपड़ा बनाकर भारत में भेजते थे। कच्चा माल यहाँ से प्राप्त करते थे, तैयार माल हमको 10 गुना, 15 गुना, 50 गुना ज्यादा कीमत पर वे हमको बेचा करते थे। इसी से भारत की प्रगति लगातार खत्म होती गई। तो पूंजीवाद की प्रगति होती है। दूसरा है केंद्र, परिधि, संपरिधि। इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। 3 स्तर के राष्ट्र, एक केंद्र में, दूसरा केंद्र से लगे हुए, और तीसरा परिधि के चारों, वृत्त के चारों ओर। तीसरा है परस्पर विरोधी तथ्य। इन देशों में परस्पर विरोधी तथ्य देखने को मिलते हैं। जैसे केंद्र में जो राष्ट्र हैं, ये उच्च तकनीक को अपनाते हैं, अपने अधिकारियों को उच्च वेतन देते हैं, जीवन स्तर ऊंचा होता है, यहाँ पर राजनीतिक स्थिरता होती है। जबकि परिधि के अंतर्गत जो राष्ट्र हैं, ठीक इसके विपरीत स्थिति, तकनीक पुरानी, वेतन कम, जीवन स्तर निम्न, भ्रष्टाचार ज्यादा, राजनीतिक अस्थिरता हमेशा। फिर इन देशों में राजनीतिक स्वतंत्रता तो इन देशों को प्राप्त है, लेकिन ये अभी भी आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं। फिर आर्थिक शोषण और एमएनसी के द्वारा ये कर्जदार होते जा रहे हैं। आज पाकिस्तान की स्थिति क्या है, श्रीलंका की स्थिति क्या है, बर्मा की स्थिति क्या है। चीन ने इन देशों को इतना ज्यादा कर्जा दे दिया है कि वे अगले सैकड़ों वर्षों तक भी चीन के कर्ज को चुका नहीं पाएंगे। परिणाम स्वरूप चीन इनको ब्लैकमेल कर रहा है। पहले उदार शर्तों से उधार दे दिया, कर्जा दे दिया, अब उन शर्तों को एक पक्षी बदल करके उन पर जबरदस्ती अपनी इच्छा थोप रहा है। और यही कारण है कि श्रीलंका का दिवाला निकलने वाला था, दिवाला निकल गया कहिएगा, और इसीलिए श्रीलंका ने चीन को अपना बंदरगाह देने के लिए बाध्य होना पड़ा। हम्बनटोटा बंदरगाह है श्रीलंका का, उसको 99 साल की लीज पर दे दिया है चीन को उसने। और थोड़े दिन पहले समाचार पत्र में आया था कि श्रीलंका ने उस बंदरगाह से होने वाली आय पर टैक्स भी माफ कर दिया है। ये स्थिति है। तो आजकल ये जो दुनिया के संपन्न देश हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना करके इन देशों का विकास में थोड़ा बहुत योगदान तो कर रहे हैं, लेकिन इनका ज्यादा उद्देश्य शोषण करना होता है और अनेक शर्तें लगा देते हैं। जिन विकासशील देशों को कर्जा भी देते हैं, उन देशों पर अनेक प्रकार की शर्तें लाद देते हैं, और ये राष्ट्र अपनी अस्मिता को बचाए रखने के लिए इन शर्तों को मानने के लिए बाध्य हो जाती है। ये विशेषताएं हैं। फिर आलोचना, इसकी आलोचना भी विचारकों के द्वारा की गई है। ये पूंजीवादी शोषण एकमात्र कारण नहीं है। जो अविकसित राष्ट्र हैं, जो विकासशील राष्ट्र हैं, इनकी प्रगति नहीं होने का एकमात्र कारण पूंजीवाद नहीं है। अनेक कारण है, उसमें पूंजीवाद भी एक कारण है, लेकिन पूंजीवाद एकमात्र कारण नहीं है। इन देशों की वास्तविक सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति ऐसी है कि ये प्रगति चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं। पूंजीवाद भी एक कारण है, लेकिन एकमात्र कारण नहीं है इनके शोषण का। दूसरा है राष्ट्र प्रगति के पथ पर जो भी दुनिया के राष्ट्र हैं, ये सभी राष्ट्र प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। कोई धीरे बढ़ रहा है, कोई गति से बढ़ रहा है, और दुनिया में कोई भी स्थिति हमेशा बनी रहने वाली नहीं है। जो आज विकासशील हैं, कल विकसित हो सकते हैं। जो आज विकसित हैं, कल विकासशील या पिछड़े राष्ट्रों के श्रेणी में आ सकते हैं। देखिए, भारत इसी जमाने में किस प्रकार से गरीबी की स्थिति में रह रहा था। आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में पहुंच गया है। इंग्लैंड को पछाड़ चुका है भारत आर्थिक दृष्टि से। इंग्लैंड की स्थिति जरा सोचिएगा, आज से 50 साल पहले इंग्लैंड की स्थिति क्या थी, लेकिन आज इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति भारत से खराब हो चुकी है। तो यह प्रगति निरंतर चलने वाली चीज है। गतिशीलता स्वाभाविक है, परिवर्तन होना स्वाभाविक है। तीसरा है पूंजीवाद का लाभांश इन देशों को भी मिलता है। ठीक है, पूंजीवाद ने इनका शोषण किया है, लेकिन फिर भी पूंजीवादी गतिविधियों के कारण इन देशों को भी लाभांश प्राप्त होता है। जैसे जब मिस्र में स्वेज नहर बना, स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है, यह मिस्र में स्थित है। इस पर इंग्लैंड और फ्रांस की कंपनी का अधिकार था। तो इंग्लैंड फ्रांस की जो कंपनी स्वेज नहर को ऑपरेट करती थी,
आने जाने वाले जहाजों से टैक्सेशन लिया करती थी या कुछ चार्जेस लिया करती थी, उसका पैसा, उसका एक लाभांश टैक्स के रूप में मिस्र की सरकार को भी दिया करती थी। तो भले ही ब्रिटिश फ्रेंच कंपनी ने नहर बनाया था, फ्रेंच कंपनी ने नहर बनाया था, आगे चलकर इंग्लैंड ने भी इसके शेयर खरीद लिए, तो इसका लाभ मिस्र को भी तो मिला। लेकिन जब मिस्र ने देखा कि ज्यादा पैसा ये ब्रिटिश फ्रेंच कंपनियां ले जा रही हैं, तब उसने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो लाभांश इन देशों को भी प्राप्त होता है। इसलिए हर चीज के बारे में पूंजीवाद को दोषी बताना ठीक नहीं है। और पूंजीवाद की आलोचना पर ये पूरा अपना फोकस करते हैं। इन्हें अपनी स्थिति पर भी विचार करना चाहिए। ठीक है, पूंजीवाद ने इनका शोषण किया, लेकिन इनकी स्थिति यदि अच्छी होती, ये अपने देश को चलाने में सक्षम होते, तो आज ये देश इतनी बुरी स्थिति में नहीं होते। तो एकमात्र पूंजीवाद ही, साम्राज्यवाद ही इनकी दुर्दशा का, दुर्गति का कारण नहीं माना जा सकता। और जहां तक महत्व का प्रश्न है, यह निर्भरता का सिद्धांत इन देशों की आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्थितियों का विश्लेषण करता है। आर्थिक और राजनीतिक दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो दोनों स्थितियों का यह अध्ययन करता है और दुनिया के देशों को बताता है कि देखो, हमारी आर्थिक पराधीनता का कारण यह है, हमारी राजनीतिक अस्थिरता का कारण यह है। दूसरा, राजनीतिक प्रणाली के साथ आर्थिक विश्लेषण भी करता है। आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करके यह दुनिया के अविकसित देशों को, विकासशील देशों को बताता है कि आप इस प्रकार से नीतियां बनाएंगे तो देश की प्रगति होगी, और इस प्रकार से आप काम करेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। और तीसरा है विकासशील और अल्प विकास देशों का, अल्प विकसित देशों का यह अध्ययन करने को यह शुरुआत करता है, ताकि दुनिया के विभिन्न विचारक केवल विकसित देशों की स्थिति का अध्ययन न करें, अपितु उन देशों की स्थिति का भी अध्ययन करें जो आज अल्प विकसित हैं, दूसरे पर निर्भर हैं, विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, और तब जाकर के दुनिया का एक संतुलित विकास हो सकता है। यह जो अल्प विकास का सिद्धांत है, यह वस्तुतः अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक चैप्टर है, जिसे तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत भी सम्मिलित किया जाता है कि हम विभिन्न देशों की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था का तुलनात्मक विश्लेषण करके हम यह जान सकते हैं कि किन देशों की स्थिति ज्यादा अच्छी है, कौन से देश अपनी प्रगति को आगे बढ़ाने की ओर हमेशा प्रयत्नशील है, और कौन देश अभी भी इस लाइन में नहीं आ पाए हैं। इसी के साथ ये निर्भरता का सिद्धांत भी समाप्त हुआ। आपको धन्यवाद।